तो दोस्तों मैं मुकेश पुरी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है जैसे आपका स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन मैनेजमेंट। और स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन मैनेजमेंट में अपन तो पहले सामान और फिर पहली चीज़ के बारे में बताओ कि ये टॉपिक बात करेंगे आपकी वगैरह ये जो फर्स्ट ईयर रीट वगैरह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों मैं मुकेश पुरी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज ही क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे जैसे स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन मैनेजमेंट के इस टॉपिक में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे RT 2009 है ना, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये ऐसा टॉपिक है जो आपका रीट के सिलेबस में भी है, इसके अलावा से फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है और हर एग्जाम में चाहे आपकी रीट हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, है ना, जैसे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो मतलब पढ़ते हैं जैसे अपन RT 2009 को। तो भारत में जैसे क्या है कि भारत में जो शिक्षा है तो इस शिक्षा समय विभाग को ना, भारत में शिक्षा समय विभाग को जैसे 3 भागों में बांटा गया है ना। जैसे शिक्षा का जो समय है इसको 3 समय विभागों में डिवाइड किया गया है। 3 समय विभागों में डिवाइड किया गया है इससे। जैसे एक तो है कि भारत में है ना, भारत में 1947 से पहले का, भारत में 1947 से पहले का शैक्षिक परिदृश्य है ना, 1947 से पहले का शैक्षिक परिदृश्य। दूसरा है जैसे भारत में 1947 से लेकर 2009 है ना, भारत में 1947 से 2009 के बीच का है ना, के बीच का शैक्षिक परिदृश्य है ना, के बीच का शैक्षिक परिदृश्य। और तीसरा है जैसे कि 2009 के बाद का ना, 2009 के बाद का शैक्षिक परिदृश्य है ना, ये चीज है। अब पढ़ते हैं अपन जैसे आगे इस टॉपिक को कि जैसे 1835 में सबसे पहले जैसे लॉर्ड मैकाले थे है ना, 1835 में जैसे सबसे पहले मतलब लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था से भारत में मतलब शिक्षा है ना, भारत में शिक्षा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। 1835 में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी है ना, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी लॉर्ड मैकाले ने। इसलिए आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक है ना, इसलिए आधुनिक भारतीय शिक्षा का जो जनक है वो कहा जाता है जैसे किसको, तो लॉर्ड मैकाले को ना, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है जैसे किसको, लॉर्ड मैकाले ने। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी, अतः आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है जैसे किसको, लॉर्ड मैकाले को। पहली बात तो ये हो गई। और विश्व स्तर पर है ना, जैसे विश्व स्तर पर है ना, विश्व स्तर पर आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो विश्व स्तर पर आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है जैसे किसको, चार्ल्स ग्रांट को ना, विश्व स्तर पर आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है जैसे किसको, चार्ल्स ग्रांट को। आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे आगे पढ़ते हैं जैसे इस टॉपिक को अपन। फिर आता है जैसे 1854। तो 1854 में जैसे एक साइंटिस्ट थे और वो है जैसे आपके कौन, वुड स्पेस। तो 1854 में है ना, 1854 में वुड स्पेस का घोषणा पत्र जारी किया जाता है ना, वुड स्पेस का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और 1854 के वुड स्पेस के घोषणा पत्र को अपन क्या बोलते हैं, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जैसे वुड स्पेस के घोषणा पत्र को। और मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ होता है परपत्र है ना। तो 1854 में वुड स्पेस का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। वुड स्पेस के घोषणा पत्र को अपन क्या बोलते हैं, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं है ना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ होता है इसे परपत्र। और वुड स्पेस ने क्या किया था, इसे भारतीयों को माध्यमिक स्तर पर है ना, भारतीयों को जैसे माध्यमिक स्तर पर क्या किया था, इसे इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी ना, भारतीयों को माध्यमिक स्तर पर जैसे व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी है ना, ये चीज है। तो दोस्तों अपना जैसे आज का पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले जैसे है RT 2000 एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और इसमें सबसे पहले है कि जैसे भारत में जो शिक्षा का जो समय विभाग है, शिक्षा समय विभाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि भारत में 1947 आज़ादी से पहले का शैक्षिक परिदृश्य क्या था, भारत में 1947 से 2009 के बीच का शैक्षिक परिदृश्य। और तीसरा है जैसे 2009 के बाद का शैक्षिक परिदृश्य। 1835 में जैसे क्या किया था कि लॉर्ड मैकाले ने
भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी, अतः लॉर्ड मैकाले को अपन क्या बोलते हैं, इसे आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखें, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, जबकि विश्व स्तर पर आधुनिक, है ना, विश्व स्तर पर आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है जैसे किसको, तो चार्ल्स ग्रांट को बोलते हैं, है ना, चार्ल्स ग्रांट को बोलते हैं। और 1854 में वुड स्पेस का घोषणा पत्र जारी किया जाता है, और वुड स्पेस के इस घोषणा पत्र को अपन क्या बोलते हैं, इसे भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा या प्रपत्र कहते हैं। और वुड स्पेस ने क्या किया था, इसे भारतीयों को माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी, है ना। तो यहाँ तक की बात तो है कंप्लीट आपकी। अब टॉपिक को अपन और आगे पढ़ते हैं। फिर है जैसे 1902, है ना, तो 1902 में क्या किया जाता है, जैसे 1902 में क्या किया जाता है कि महाविद्यालय शिक्षा, है ना, 1902 में जैसे महाविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता, महाविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या किया जाता है, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, है ना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। तो ये भी आपका जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया कब, 1902 में। और महाविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या किया जाता है, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद आगे देखें अपन, तो 1906 में जैसे बड़ौदा रियासत के शासक थे, है ना, 1906 में जैसे बड़ौदा रियासत के शासक थे, और वो थे जैसे कौन, शिवाजी गायकवाड़। तो 1906 में क्या किया था, जैसे बड़ौदा रियासत के शासक शिवाजी गायकवाड़ ने क्या किया था, जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था, जैसे अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था जैसे किसने, तो बड़ौदा रियासत के शासक शिवाजी गायकवाड़ ने, है ना, ये चीज है। फिर है जैसे 1910, तो 1910 में क्या किया गया था, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1910 में, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई थी, और मतलब इस मांग को क्या कर दिया गया था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था, है ना, ये चीज है। तो दोस्तों आपका जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में इस टाइप से कि जैसे भारत में सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग किसके द्वारा की गई थी ना, भारत में सबसे पहले जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग किसके द्वारा की गई थी, या फिर ऐसे ध्यान में रखें कि आरटी का जन्मदाता कहा जाता है ना। तो भारत में जैसे आरटीई का जन्मदाता कहा जाता है जैसे किसको, तो गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं जैसे आरटीई का जन्मदाता। और ये कौन थे, तो ये गांधी जी के जैसे राजनीतिक गुरु भी थे, है ना, गांधी जी के जैसे राजनीतिक गुरु भी थे। ये खूब ज्यादा आया हुआ है क्वेश्चन जीके के मामले में कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। आरटीई का जन्मदाता कहा जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, यहाँ तक की बात है ना। फिर ऐसी 1937, तो 1937 में क्या होता है कि जैसे महाराष्ट्र, है ना, जैसे महाराष्ट्र के वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन होता है ना। 1937 में जैसे महाराष्ट्र की वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, है ना, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन होता है। और इस अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी जैसे किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में जैसे क्या किया था कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की मांग रखी थी ना, बुनियादी शिक्षा की मांग रखी थी। और ये जो बुनियादी शिक्षा का जो आयु वर्ग है तो ये था जैसे 7 से 14 वर्ष, है ना, कि 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इन्होंने शिक्षा की मांग रखी थी। और यानी कि बुनियादी शिक्षा की मांग रखी गई थी जैसे इसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी, तो गांधी जी के द्वारा, है ना। और ये अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1937 में, कहाँ पर, महाराष्ट्र वर्धा में, है ना, ये चीज है। इसके बाद है जैसे 1948-49 में, ना, 1948-49 में जैसे एक आयोग आया था। इस आयोग को अपन किस नाम से जानते हैं, तो राधाकृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं, है ना, राधाकृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं। तो 1948-49 में राधाकृष्ण आयोग आता है। और ये क्या है, जैसे ये स्वतंत्र भारत का, है ना, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है। तो ये आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन बन जाता है जैसे एग्जाम में यहाँ से कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है, जैसे कोठारी आयोग है या मुदालियर आयोग है या राधाकृष्ण आयोग है। तो स्वतंत्र भारत का पहला जैसे आयोग है कौन सा है, जैसे राधाकृष्ण आयोग है। और ये
कब आता है इसे अस्तित्व में? 1848-49 में। फिर ऐसे 1952-53 में, है ना, 1952-53 में राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर ही जैसे एक आयोग का गठन किया जाता है, और इस आयोग को अपन किस नाम से जानते हैं? जैसे मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, है ना, मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और मुदालियर शिक्षा आयोग को अपन किस नाम से जानते हैं? तो मुदालियर शिक्षा आयोग को जैसे दूसरा किस नाम से जानते हैं? इसको अपन माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है इसे किसको? मुदालियर आयोग को। 1952-53 में अस्तित्व में आया, जिसको अपन माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं। राधाकृष्ण कब? तो 1948-49 में। और स्वतंत्र भारत का जो पहला शिक्षा आयोग है वो कौन सा है? इसे राधाकृष्ण आयोग, है ना। तो 1902 में तो क्या होता है कि महाविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या किया जाता है? इससे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। और 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक थे कौन? शिवाजी गायकवाड़, जिन्होंने क्या किया था? से मतलब निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था। इसके बाद आती है कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग रखी थी, जिसको अस्वीकार कर दिया गया था। और मोस्ट है कि जैसे आरटी का जन्मदाता कहा जाता है, तो आरटी का जन्मदाता कहा जाता है इसे किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद आता है कि 1937, तो 1937 में क्या होता है कि महाराष्ट्र के वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन होता है। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इसे किसने? गांधी जी ने। और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में क्या किया जाता है? इससे बुनियादी शिक्षा की मांग रखी जाती है। बुनियादी शिक्षा का जो, है ना, जैसे आयु वर्ग था तो वो था 7 से 14 वर्ष, है ना। 1948-49 में क्या जैसे राधाकृष्ण आयोग अस्तित्व में आता है। राधाकृष्ण आयोग ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। और 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन किया जाता है ना, मुदालियर आयोग का गठन किया जाता है। मुदालियर आयोग को अपन किस नाम से जानते हैं? जैसे तो मुदालियर आयोग को अपन किस नाम से जानते हैं? जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ तक की तो है आपकी बात कंप्लीट। आप जैसे पॉइंट को आगे और पढ़ें। इसके बाद क्या होता है कि जैसे मुदालियर, है ना, जैसे मुदालियर आयोग की सिफारिश पर, इसके बाद है जैसे मुदालियर शिक्षा, है ना, मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, है ना, मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिश पर क्या किया जाता है? जैसे माध्यमिक शिक्षा, है ना, जैसे माध्यमिक शिक्षा, है ना, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, है ना, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 बनाया जाता है ना। तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 बनाया जाता है मुदालियर शिक्षा आयोग का, है ना, मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 का गठन किया जाता है। और इसके तहत जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जैसे गठन किया गया था आपका कब? तो अगस्त 1957 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया था। और इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, और इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जैसे कार्य करना प्रारंभ किया था। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जैसे कार्य करना प्रारंभ किया था कब? तो दिसंबर 1957 में कार्य करना प्रारंभ किया था से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। और एक है जैसे आपका क्या? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, है ना, एक है जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाता है इससे कब? तो 1958 में, है ना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाता है जैसे, है ना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाता है जैसे कब? तो 1958 में, है ना, यहाँ तक की बात। अब देखिए आप 1961 में क्या होता है? 1961 में जैसे क्या होता है कि एनसीईआरटी का गठन किया जाता है ना। 1961 में जैसे एनसीईआरटी का गठन किया जाता है। और एनसीईआरटी का जो पूरा नाम है ना, एनसीईआरटी का जो पूरा नाम है वो क्या है? जैसे नेशनल काउंसिल, है ना, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, है ना, एजुकेशनल रिसर्च, है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इसका पूरा नाम है जैसे एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी का पूरा नाम है जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है ना, ये है। तो एनसीईआरटी का गठन किया गया था 1961 में, है ना, 1961 में एनसीईआरटी का गठन किया गया था। 1963 में क्या होता है? 1963 में जैसे क्या किया जाता है? तो एनसीईआरटी की 1963 में क्या किया जाता है? जैसे एनसीईआरटी की 4 क्षेत्रीय कार्यालय, है ना, एनसीईआरटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया जाता है ना। तो एनसीईआरटी के 4
4 क्षेत्रीय कार्यालयों का तो गठन हुआ था 1963 में। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो एक तो है जैसे अजमेर है, दूसरा कौन सा है जैसे मैसूर है, एक कौन सा है जैसे भोपाल है, एक कौन सा है जैसे भुवनेश्वर है ना, एक कौन सा है जैसे भुवनेश्वर है। तो 1963 में एनसीईआरटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया जाता है, अजमेर है, मैसूर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है ना। ये जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत का है ना, जैसे ये उत्तर पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करता है ना, उत्तर पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करता है जैसे कौन, अजमेर है ना, ये चीज है। मैसूर जो है तो ये दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है ना, जैसे मैसूर जो है दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भोपाल जो है ये मध्य भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो है ये दक्षिण पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व करता है कौन, भुवनेश्वर। और एक बचा आपका जैसे शिलोंग, तो शिलोंग कहाँ पर है दोस्तों, ये मेघालय में है ना, जैसे शिलोंग, तो शिलोंग कहाँ पर है, जैसे शिलोंग मेघालय में है। और ये मतलब एनसीईआरटी का जो अंतिम या इसकी जो 5वां जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है जैसे शिलोंग, ये कहाँ पर है, मेघालय में। और ये बनाता से कब, 1995 में है ना, 1995 में। तो ये चीज है। तो दोस्तों ये काफी मोस्ट चीज है आपकी कि राजस्थान में एनसीईआरटी की कौन सी क्षेत्रीय कार्य मतलब एनसीईआरटी का कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय है या कहाँ पर एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है 1963 में, तो अजमेर में ना। तो मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है 1952-53 में। मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिश पर 1957 में क्या होता है, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित होता है 1957 में, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। फिर ये जैसे किसकी स्थापना, माध्यमिक शिक्षा है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है। इससे कब अगस्त 1957 में। और माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है इसने कार्य करना प्रारंभ किया था कब, तो दिसंबर 1957 में। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है ना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसकी स्थापना हुई थी जैसे कब, 1958 में है ना, 1958 में। फिर ऐसे 1961, तो 1961 में क्या होता है, एनसीईआरटी का गठन किया जाता है। एनसीईआरटी का जो पूरा नाम है वो क्या है, जैसे नेशनल काउंसिल है ना, एनसीईआरटी का पूरा नाम है जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है ना, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है। 1963 में क्या होता है कि एनसीईआरटी की 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया जाता है ना, 1976 में एनसीईआरटी की 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया जाता है, जिनमें से अजमेर है, मैसूर है, भोपाल है और कौन सी है, भुवनेश्वर। अजमेर इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है तो या अजमेर जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करता है ना। और ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसका मैसूर, तो ये दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भोपाल मध्य भारत, इसके अलावा से भुवनेश्वर दक्षिणी पूर्वी भारत और शिलोंग है ना, ये मोस्ट आपका एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन दृष्टि से मोस्ट आपका शिलोंग इसको मतलब शिलोंग ये इसकी नवीनतम क्षेत्रीय कार्यालय है, शिलोंग जो मेघालय में है। और इसकी स्थापना कब, तो 1995 में। तो आपकी यहाँ तक की तो है बात कंप्लीट, आगे और पढ़े इसको है ना। तो 1963 तक है जैसे। अब देखें आप आगे 1963 के बाद फिर ऐसे 1964 व 66 में जैसे कौन सा आयोग आता है आपका, कोठारी आयोग का गठन किया जाता है। या 1964-66 है ना, 1964 से 66 तक जैसे मतलब कौन सा आयोग अस्तित्व में आता है, तो कोठारी आयोग अस्तित्व में आता है। यानी कि जो कोठारी आयोग है इस कोठारी आयोग का है ना, कोठारी आयोग का जो गठन है ना, कोठारी आयोग का जो गठन है वो किया जाता है जैसे कब, 1964 में। और कोठारी आयोग ने जैसे अपनी रिपोर्ट दी थी है ना, तो कोठारी आयोग ने जैसे अपनी रिपोर्ट दी थी कब, 1966 में है ना, ये चीज है। अब कोठारी आयोग जैसे ये कोठारी आयोग किसके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, कोठारी आयोग का जैसे किसके अध्यक्षता में गठन किया गया था। कोठारी आयोग क्या है, तो देखिए ये जैसे दौलत सिंह कोठारी जो उदयपुर के थे है ना, दौलत सिंह कोठारी जो उदयपुर के थे, तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था जैसे आपका कोठारी आयोग है ना। और इनको अपन क्या बोलते हैं, तो मतलब जैसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है ना, जैसे इनको क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ है ना, फादर ऑफ डिफेंस साइंस है ना, फादर ऑफ डिफेंस साइंस भी कहा जाता है जैसे किसको, दौलत सिंह कोठारी को। दौलत सिंह कोठारी की एक बुक है, उस बुक का नाम है जैसे क्या, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन है ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड देयर इफेक्ट है ना, एंड देयर इफेक्ट। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड देयर इफेक्ट ये किसकी पुस्तक है, तो ये दौलत सिंह कोठारी की पुस्तक है। और ये क्या है, तो ये जैसे मतलब यूजीसी है ना, मतलब यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनने वाले है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनने वाले
अध्यक्ष बनने वाले ये क्या है, जैसे प्रथम राजस्थानी है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनने वाले ये क्या है, जैसे प्रथम राजस्थानी है, जैसे आपके दौलत सिंह कोठारी है ना, ये चीज है। तो 1964-66 में आता है आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन होता है 1964, रिपोर्ट देता है कोठारी आयोग कब, 1966 में। कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसको तैयार किया जाता है। दौलत सिंह कोठारी ये प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ डिफेंस साइंस बोलते हैं इनको। इनकी पुस्तक है जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड देयर इफेक्ट है ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड देयर इफेक्ट है ना, ये चीज है। और ये क्या है, तो ये यूजीसी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम राजस्थानी हैं, जैसे कौन, दौलत सिंह कोठारी। एक बात तो आपकी ये हो गई है ना, एक बात तो जैसे ये हो गई आपकी। अब देखें जैसे इसके आगे और पढ़ें, फिर ऐसे 1966-68 में, तो 1966-68 में क्या होता है, तो जैसे भारत की है ना, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है ना। 1966-68 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है जो क्या रह जाती है आपकी, असफल हो जाती है ना, ये चीज है। इसके बाद देखें, इसके बाद है जैसे 1970 में क्या होता है, जैसे राजस्थान शिक्षा सेवा है ना, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम पारित किया जाता है ना। राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम पारित किया जाता है और इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, जैसे ग्रेड फर्स्ट है ना, जैसे ग्रेड फर्स्ट व है ना, ग्रेड फर्स्ट व इससे ऊपर के अधिकारियों की है ना, ग्रेड फर्स्ट व इसके ऊपर के अधिकारियों की है ना, ऊपर के अधिकारियों की भर्ती की जाती थी, ऊपर के अधिकारियों की भर्ती की जाती थी है ना, ये चीज है। तो 1970 में क्या होता है, राजस्थान शिक्षा सेवा है ना, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम पारित होता है और इसके तहत क्या किया जाता है, इसे ग्रेड फर्स्ट व इससे ऊपर के अधिकारियों की भर्ती की जाती थी है ना, राजस्थान शिक्षा अधिनियम के तहत, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम के तहत। फिर ऐसे 1971 में क्या होता है, जैसे राजस्थान अधीनस्थ है ना, जैसे राजस्थान अधीनस्थ है ना, जैसे राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम पारित होता है ना, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा है ना, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा है ना, शिक्षा सेवा अधिनियम पारित होता है, अधिनियम पारित होता है। और इसके तहत क्या किया जाता था, तो इसके तहत क्या किया जाता था, जैसे ग्रेड सेकंड व इसके नीचे के कार्मिकों की भर्ती की जाती थी ना, ग्रेड सेकंड व इसके नीचे के जैसे कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी, जैसे राजस्थान मतलब राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा है ना, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा, जैसे राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम के तहत। तो ये चीज है आपकी, यहाँ तक की बात है, जैसे इसको आप एक बार फिर से देख लें। 1964-66 में कोठारी आयोग का गठन होता है, 1966 में रिपोर्ट देता है, 1966 में गठन, 64 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया जाता है। दौलत सिंह कोठारी को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डिफेंस साइंस कहते हैं। इनकी बुक का नाम है से न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड देयर इफेक्ट। ये यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम राजस्थानी है। 1966 व 68 है ना, मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसे भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है जो असफल हो जाती है। 1970 में क्या होता है कि राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम पारित होता है, इसके तहत इसे ग्रेड फर्स्ट व इसके ऊपर के अधिकारियों की भर्ती की जाती थी। 1971 में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम पारित होता है, जिसके तहत ग्रेड सेकंड व इसके नीचे के कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी है ना, ये चीज है। तो यहाँ तक की तो बात होगी जैसे आपकी, और इसको आगे और देखिए आप। अब जो शिक्षा है ना, जो शिक्षा है, तो ये शिक्षा जैसे कौन सी सूची का विषय है, जैसे संघ सूची का है कि राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। तो जो 42वां संविधान संशोधन था ना, जैसे 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन ये कब पारित हुआ था, जैसे आपका 1976 में पारित हुआ था ना। 42वां संविधान संशोधन जैसे 1976 में पारित हुआ था, और इसे मतलब जैसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या किया जाता है, जैसे शिक्षा को कौन सी सूची में रखा जाता है ना, तो शिक्षा को जैसे कौन सी सूची में रखा जाता है, मतलब समवर्ती सूची का विषय है। मोस्ट एग्जामों के लिए शिक्षा निम्न से कौन सी सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। 42वां संविधान
संशोधन अधिनियम 1976, और इस समय यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो तो कौन थे, जैसे इंदिरा गांधी थे, और मतलब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, तो तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। तो आप यही बात भी ध्यान में रखें, जैसे पॉलिटिकल से जोड़कर भी, कि जैसे है ना, जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे, और मतलब तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, है ना, ये चीज़ है। फिर ऐसे 1978, तो 1978 में क्या किया जाता है, जैसे कि एनसीईआरटी को, है ना, एनसीईआरटी को राज्य इकाई में बदलने के लिए, एनसीईआरटी को राज्य इकाई में बदलने के लिए, है ना, एनसीईआरटी को राज्य इकाई में बदलने के लिए क्या किया जाता है, जैसे SIERT, है ना, SIERT का गठन किया जाता है ना, SIERT का गठन किया जाता है। यानी कि जो SIERT है, इस SIERT का जो गठन किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था से आपका कब, 11 नवंबर 1978 को ना, SIERT का गठन किया गया था से कब, 11 नवंबर 1978 को SIERT का गठन किया गया था ना। और SIERT का पूरा नाम देख लें, जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट, है ना, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, है ना, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, है ना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इसका पूरा नाम है, जैसे SIERT का पूरा नाम है जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, ये SIERT का पूरा नाम है। यानी कि SIERT का गठन होता है जैसे कब, तो 11 नवंबर 1978 को। और SIERT क्या है ना, SIERT क्या है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जैसे राज्य की सर्वोच्च संस्था है ना, शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या है, जैसे राज्य की सर्वोच्च संस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्च संस्था है, जैसे आपकी क्या, SIERT। और SIERT का बड़ा मोस्ट है यहाँ पर, जैसे SIERT का गठन निम्न में से कौन सी समिति की सिफारिश के तहत किया गया था, तो प्रोफेसर RC, है ना, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा, है ना, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा, है ना, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। तो बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है ये ना, जैसे SIERT का गठन निम्न से कौन सी समिति की सिफारिश के तहत किया गया था, तो RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। कब, 11 नवंबर 1978 को इसका गठन किया गया था। पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, है ना, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, और ये राज्य की सर्वोच्च संस्था है। अब देखें, जैसे 14 अगस्त 2018 को, है ना, 14 अगस्त 2018 को क्या किया जाता है, जैसे SIERT, है ना, SIERT का नाम परिवर्तित करके, SIERT का नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या रखा जाता है, तो RSCERT, है ना, RSCERT इसका नाम रखा जाता है। अब जैसे आप RSCERT का जैसे पूरा नाम क्या है, तो सर ये है जैसे आपका क्या, राजस्थान स्टेट, है ना, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ, है ना, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, है ना, काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, है ना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इसका पूरा नाम है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जैसे RSCERT का क्या है, जैसे पूरा नाम है आपका, है ना, ये चीज़ है। फिर है जैसे इसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन, जैसे 1985 में क्या होता है, जैसे MHRD का गठन किया जाता है ना, और ये जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था होती है ना, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था होती है, जैसे आपकी क्या, MHRD, है ना, MHRD का पूरा नाम क्या है, जैसे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, जैसे मिनिस्ट्री, है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जैसे इसका पूरा नाम है ना, जैसे MHRD। तो MHRD का गठन किया गया था इसे कब, 1986 में। MHRD का पूरा नाम क्या है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, तो ये MHRD का पूरा नाम है। तो है ना, 1978 NCERT को राज्य इकाई में बदलने के लिए SIERT का गठन 11 नवंबर 1978 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो SIERT का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जैसे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जैसे उदयपुर में है, मुख्यालय उदयपुर में है। SIERT राज्य की सर्वोच्च संस्था होती है शिक्षा के क्षेत्र में। इसका गठन प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम परिवर्तित करके क्या किया जाता है, RSCERT कर दिया जाता है। RSCERT का पूरा नाम क्या है, तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, और ये
1985 में क्या होता है, MHRD का गठन किया जाता है। MHRD का पूरा नाम क्या है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये MHRD का पूरा नाम है ना, ये है। अब जैसे देखिए आप, जैसे आगे मतलब 1986 में क्या होता है, तो भारत की, है ना, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है। 1986 में भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है ना। और जो मतलब 1986 की भारत की जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत ही क्या किया जाता है, फिर जैसे डाइट का गठन किया जाता है ना, जैसे डाइट का गठन किया जाता है ना। तो डाइट का गठन किया गया था जैसे कौन सी शिक्षा नीति की सिफारिश पर, तो भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इस की सिफारिश पर डाइट का गठन किया जाता है। डाइट का पूरा नाम होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये डाइट का पूरा नाम होता है। और जो आपकी NCERT है, तो NCERT, है ना, जैसे NCERT ने डाइट को, है ना, जैसे NCERT ने डाइट को लाइट हाउस ऑफ एजुकेशन, है ना, डाइट को लाइट हाउस ऑफ एजुकेशन या, है ना, लाइट हाउस ऑफ एजुकेशन या लैंप ऑफ एजुकेशन कहा है ना, जैसे लैंप ऑफ एजुकेशन कहा है। तो दोस्तों आप ये भी ध्यान में रखें कि लाइट ऑफ, है ना, जैसे लाइट हाउस ऑफ एजुकेशन या लैंप ऑफ एजुकेशन किसे कहा जाता है, तो डाइट को कहा जाता है। डाइट को किसने कहा है, NCERT ने कहा है ना, NCERT ने कहा है। और डाइट का गठन कौन सी शिक्षा नीति की सिफारिश पर, तो दूसरी शिक्षा नीति की सिफारिश पर, कब, 1986 में। ये जिला स्तर की सर्वोच्च संस्था होती है, डाइट जिला स्तर की सर्वोच्च संस्था होती है, जैसे डाइट, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे डाइट के गठन के बाद, है ना, जैसे डाइट के गठन के बाद, है ना, डाइट के गठन के बाद जैसे नवंबर 1989 में, है ना, नवंबर 1989 में क्या होता है, तो पिंक बुक का प्रकाशन किया जाता है ना, पिंक बुक का प्रकाशन किया जाता है, पिंक बुक का प्रकाशन किया जाता है। और इस पिंक बुक में क्या किया जाता है, तो बालिका शिक्षा, है ना, बालिका शिक्षा संवेदनशीलता, है ना, बालिका शिक्षा संवेदनशीलता के बारे में बताया जाता है ना, बालिका शिक्षा संवेदनशीलता के बारे में बताया जाता है सिर्फ पिंक बुक। तो ये भी ध्यान में रखें, पिंक बुक का प्रकाशन कब किया गया, तो नवंबर 1989 में पिंक बुक का प्रकाशन किया गया, है ना, डाइट के गठन के बाद। इसके बाद है तो 1992 में जैसे किसका गठन हुआ था, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन, है ना, जैसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन अस्तित्व में आया था। इसके अलावा जैसे 1990 से 95, है ना, 1990 से 95 में क्या किया गया था, इसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। और 1990-95 में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, इसके तहत क्या किया गया था, तो जैसे मिनिमम लर्निंग लेवल पर, है ना, जैसे मिनिमम लर्निंग लेवल पर, है ना, मिनिमम लर्निंग लेवल पर क्या किया गया था, इसे मतलब लोगों को साक्षर किया गया था मिनिमम लर्निंग लेवल के तहत, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लोगों को साक्षर किया गया था मिनिमम लर्निंग लेवल के तहत। और इसका जो आयु वर्ग था, तो इसका जो आयु वर्ग था वो क्या था, उसे 15 से 35 वर्ष के लोगों को क्या किया गया था, उसे मिनिमम लर्निंग लेवल पर साक्षर किया गया था। उसे आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसकी शुरुआत हुई थी जैसे कब, 1992-95 में, है ना, ये चीज़ है। अब आपकी यहाँ तक की तो बात कंप्लीट हो गई। जैसे इसके बाद कुछ और भी देखें आप, एक है जैसे आपका 86वां शिक्षा, है ना, जैसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, जैसे 86वां संविधान, है ना, मतलब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब पारित किया गया था, तो ये 1 दिसंबर 2002, है ना, 1 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को अपन, है ना, इसको अपन जैसे निम्न प्रकार से, है ना, जैसे निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जाता है ना, इसको निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 को, एक तो है जैसे आर्टिकल 21, है ना, आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में, है ना, आर्टिकल 21 में यह प्रावधान किया गया है
है ना, यह प्रावधान किया गया है ना, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य, है ना, कि राज्य 6 से 14 वर्ष, है ना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को, है ना, की आयु के बालकों को निःशुल्क, है ना, निःशुल्क, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो आर्टिकल 21 में कौन सी बात, मतलब किसकी जानकारी है? तो आर्टिकल 21A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 साल तक की आयु के बालकों को क्या करेगा, इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना, ये चीज है। फिर ऐसे आपका आर्टिकल 45, है ना, तो आर्टिकल 45, अब आर्टिकल 45 में यह प्रावधान किया गया है ना, आर्टिकल 45 में यह प्रावधान किया गया है ना, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य, है ना, कि राज्य 0 से 6 वर्ष, है ना, 0 से 6 वर्ष के बालकों की, है ना, 0 से 6 वर्ष के बालकों की देखभाल करेगा, है ना, 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की देखभाल करेगा। इसके बाद है से आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51, है ना, इसके तहत जैसे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है ना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है ना, और इसमें यह प्रावधान है, इसमें यह प्रावधान है ना, इसमें यह प्रावधान है कि माता पिता या अभिभावक, है ना, माता पिता, है ना, माता पिता या अभिभावक, माता पिता या अभिभावक, है ना, अभिभावक जैसे 6 से 14 साल तक के बच्चों को, है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करेंगे, जैसे शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि इसमें माता पिता या अभिभावकों के कर्तव्यों का उल्लेख है ना, जैसे जो आर्टिकल 51 है, तो इसके तहत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है आर्टिकल 51 के तहत, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा, माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करेंगे, जैसे शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, है ना, ये चीज़ है। तो ये है जैसे आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जैसे 1 दिसंबर 2002, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए आप, जैसे अब अपन अगला जो पॉइंट है, तो अगला जो पॉइंट है इसमें पढ़ेंगे अपन जैसे आरटीई, है ना, आरटीई की, है ना, आरटीई 2009 की, आरटीई 2009 की कानूनी प्रक्रिया, है ना, कानूनी प्रक्रिया। तो ये चीज़ देखें कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आरटीई बिल है ना, तो सबसे पहले जो ये आरटीई बिल है, इस आरटीई बिल को पारित किया जाता है ना, आरटीई बिल को जैसे मतलब किस में पेश किया जाता है, तो यह राज्यसभा में इसको पेश किया जाता है। राज्यसभा में इस आरटीई बिल को पेश किया गया था, से कब, तो 20 जुलाई 2009, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इसको पेश किया गया था, से आरटीई बिल को सबसे पहले। फिर ऐसे आरटीई बिल को, है ना, आरटीई बिल को जैसे लोकसभा में पेश किया गया था, तो लोकसभा में इसको पेश किया गया था, से कब, तो लोकसभा में इसको पेश किया गया था, से कब, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई बिल को पेश किया गया था। इसके बाद है आरटीई बिल को मंजूरी दी गई थी, तो आरटीई बिल को जैसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी, जैसे दोस्तों कब, तो ये दी गई थी से आपकी कब, 26 अगस्त 2009 को, है ना, 26 अगस्त 2009 को आरटीई बिल को मंजूरी दी गई थी, से किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। और फिर क्या होता है, फिर है जैसे 27 अगस्त 2009 को, है ना, 27 अगस्त 2009 को क्या किया जाता है, से, है ना, 27 अगस्त 2009 को आरटीई बिल 2009 की, है ना, आरटीई बिल 2009 की अधिसूचना जारी कर दी जाती है ना, इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। और 1 अप्रैल 2010 को, है ना, 1 अप्रैल 2010 को इस आरटीई बिल को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया जाता है ना, संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया जाता है। तो दोस्तों ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि आरटीई बिल, है ना, आरटीई बिल या आरटी एक्ट 2009 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया था, से कब, तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था, है ना, ये चीज़ है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप और समझे यहाँ पर कि सर राजस्थान में इसको कब लागू किया गया था, तो राजस्थान में इसको जैसे कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था, से कब, 1 अप्रैल 2011 को ना। तो ये बात ध्यान में रखें, मोस्ट है कि राजस्थान में आरटीई बिल को कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया गया था, इसे राजस्थान में आरटीई बिल को ना। एक बार फिर से देखें, अपन ने पढ़ा है इसे आरटीई 2009 की कानूनी प्रक्रिया, है ना, आरटीई 2009 की
कानूनी प्रक्रिया, है ना। तो सबसे पहले आरटी बिल को राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में आरटी बिल को पेश किया जाता है इसे कब, 20 जुलाई 2009 को। और जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा में इसको पेश किया जाता है इसे कब, तो लोकसभा में इसको पेश किया जाता है इसे कब, तो 4 जुलाई 2009 को, है ना, सॉरी 4 अगस्त 2009 का, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 और 20 जुलाई 2000 राज्यसभा। आरटी बिल को मंजूरी दी जाती है इसे कब, राष्ट्रपति के द्वारा 26 अगस्त 2009 को और 27 अगस्त 2009 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। इसे आरटी बिल की संपूर्ण भारतवर्ष में, है ना, संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था ना, संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था। इसे कब, तो 1 अप्रैल 2010 में। राजस्थान में आरटी बिल को लागू किया गया था तो 1 अप्रैल 2011 से आरटी बिल को लागू किया गया था। कुछ बातें और देखें कि जो आरटी बिल 2009, है ना, आरटी बिल 2009, तो इस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, है ना, जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे तो वो तो कौन थे, जैसे आपके मनमोहन सिंह ना, जैसे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जो राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति कौन थे, जैसे प्रतिभा पाटिल, है ना, प्रतिभा पाटिल। तो आप ये बातें ध्यान में रखें ना। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, जैसे प्रतिभा पाटिल, है ना, ये चीज है। अब अपन इसमें जैसे एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कि आरटी एक्ट 2009 की संरचना, है ना, जैसे आरटी एक्ट 2009 की, आरटीई एक्ट, है ना, 2009 की संरचना, है ना, आरटी एक्ट 2009 की संरचना, है ना। तो इसकी जो संरचना है वो किस टाइप से है, यानी कि दोस्तों इसमें जो अध्याय है तो वो अध्याय तो कितने हैं, तो इसमें अध्याय तो कितने हैं, जैसे आपके 7 है सर। जैसे इसमें धारा कितनी है, तो धारा कितनी है, जैसे इसमें 38 धाराएं हैं। और इसमें जो अनुसूची है तो वो अनुसूची कितनी है, जैसे 1 है ना, अनुसूची 1 है जैसे। तो आरटी 2009 की संरचना है ये कि इसमें अध्याय जो है वो 7 हैं, धारा कितनी है, जैसे 38 है, अनुसूची कितनी है, जैसे इसमें 1 है ना, अनुसूची कितनी है, जैसे इसमें 1 है, ये चीज़ है। अब जैसे आप थोड़ा सा और देख ले, इसमें अनुसूची को देख लेते हैं अपन, जैसे है ना। तो अनुसूची किस प्रकार से है, तो एक तो है जैसे शिक्षण कार्य, है ना, एक तो है शिक्षण कार्य, एक है जैसे क्या शिक्षण दिवस है ना, एक है जैसे शिक्षण दिवस है, एक क्या है जैसे शिक्षण घंटे है और एक क्या है जैसे प्रतिदिन घंटे है ना, एक क्या है जैसे प्रतिदिन घंटे है। तो ये चीज है। अब शिक्षण कार्य जैसे अपन किसकी बात करें तो ये देखिए अपन जैसे प्राथमिक विद्यालय, है ना, प्राथमिक विद्यालय बोले तो क्या है जैसे पीएस, यानी कि प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षण दिवस निर्धारित किए गए हैं तो वो है जैसे क्या 200 दिन, है ना, जैसे 200 दिन निर्धारित किए गए हैं, मतलब पीएस में। शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं इससे कितने, तो 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्रतिदिन शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं इससे कितने, 4 घंटे, है ना, 4 घंटे। फिर अपन देखें जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय, है ना, फिर देखें अपन जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि यूपीएस, यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल। तो अपर प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षण दिवस है तो वो है जैसे क्या 220 दिन। जो शिक्षण घंटे है तो वो है जैसे क्या मतलब 1000 होर। और जब प्रतिदिन शिक्षण घंटे करवाया जाएगा तो प्रतिदिन शिक्षण घंटे करवाया जाएगा क्या, तो 4.5 घंटे, है ना, ये चीज़ है। तो जो अनुसूची है, अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि जो पीएस है प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षण दिवस 200 दिन होंगे, शिक्षण घंटे 800 होंगे, प्रतिदिन घंटे शिक्षण कार्य करवाया जाएगा 4 घंटे, है ना। और जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय तो अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षण दिवस होंगे 220 दिन और शिक्षण घंटे होंगे 1000 घंटे और प्रतिदिन घंटे हैं जैसे कितने 4.5 घंटे, है ना, ये चीज़ है एक। तो अब जैसे आप एक छोटी सी चीज़ और देख लें कि इसमें जैसे, है ना, जैसे पीएस में छात्र शिक्षक अनुपात होगा, है ना, पीएस में जैसे छात्र शिक्षक अनुपात होगा तो पीएस में छात्र शिक्षक अनुपात होगा जैसे कितना, तो 40:1, है ना, यानी कि 40 से मतलब विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक होंगे, जैसे 1 अध्यापक होगा जैसे 40 मतलब विद्यार्थियों पर। इसके अलावा जैसे एक है आपका, है ना, एक है जैसे यूपीएस, तो यूपीएस में जैसे कितने विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक होंगे, है ना। तो यूपीएस में जैसे आपके होंगे जैसे यूपीएस, तो यूपीएस में जैसे छात्र शिक्षक अनुपात होगा, है ना, तो छात्र शिक्षक अनुपात होगा जैसे कितना 35:1, है ना, 35 विद्यार्थियों पर जैसे एक टीचर होगा, ये चीज़ है। और जैसे एक शिक्षक जो है एक सप्ताह में जैसे कितने शिक्षण घंटे कार्य मतलब कितने शिक्षण घंटे कार्य करवाएगा, तो एक सप्ताह में जैसे एक शिक्षक के लिए कितने घंटे कार्य करवाएगा, तो 45 घंटे, है ना, ये चीज़ है। तो आरटी की जो कानूनी
मतलब आरटी की जो संरचना है तो वो है जैसे इसमें अध्याय 7 है, धारा कितनी है जैसे 38 है, अनुसूची कितनी है जैसे, तो अनुसूची कितनी है जैसे इसमें 1 है ना। तो दोस्तों अपन जैसे इस वीडियो को तो इतना ही रखते हैं, है ना। अपन ने पढ़ा है जैसे कि 1900 मतलब जैसे 47 से पहले भारत में क्या शैक्षणिक परिदृश्य था 1947 से 2009 के बीच का भारत का क्या शैक्षणिक परिदृश्य था, और 2009 के बीच का क्या शैक्षणिक परिदृश्य था, है ना। फिर पढ़ा था जैसे अपन ने इसमें कि जैसे वर्धा सम्मेलन अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब बना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ, MHRD का गठन कब हुआ, POA कब अस्तित्व में आया, है ना। इसके अलावा से NCERT का गठन कब हुआ, NCERT की कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, इसके अलावा इसका राजस्थान में जैसे क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है NCERT का का गठन कब हुआ, SIRT का गठन कब हुआ, राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था क्या होती है, जिला स्तर की सर्वोच्च संस्था क्या होती है ना। और फिर पढ़ाता से अपन ने इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है RT बिल की, और लास्ट में पढ़ा है इस वीडियो के लास्ट में कि RT एक्ट की जैसे संरचना क्या है ना। इसमें धाराएं 38 है, अनुसूची 1 है, अध्याय कितने हैं से 7 है। तो संरचना में अपन ने अनुसूची की तो बात कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं से एक तो धाराओं के साथ और इसके अध्याय के साथ, है ना। एक अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और जो धाराएं 38 है तो हर धारा की चर्चा होगी जैसे अगले वीडियो में। तो आज के लिए तो इस क्लास को इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।